इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास बिजनेस प्लान भी है, और आप डिसाइड करते हैं कि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन, कंपनी बनाएगा कौन? कितने लोग चाहिए? क्या एक ही पर्सन कंपनी बना सकता है? अगर दो लोग हैं, तो क्या कंपनी बन सकती है? और अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो मिनिमम कितने सब्सक्राइबर्स चाहिए? यहीं से कंपनीज एक्ट 2013 की एक फंडामेंटल प्रोविजन स्टार्ट होती है। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेक्शन 3 सिर्फ कंपनी बनाने की परमिशन नहीं देता। ये डिसाइड करता है कि कंपनी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, कौन सब्सक्राइब करेगा, और वन पर्सन कंपनी में अगर सोल मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी हो जाए, तो कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। आज हम सेक्शन 3 को सिर्फ टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसको एक रियल इनकॉर्पोरेशन स्टोरी की तरह डिकोड करेंगे। सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइजो, रूल, सब रूल, फॉर्म, टाइमलाइन, प्रैक्टिकल कंप्लायंस, ई, सेप्शंस, आईएफएससी मॉडिफिकेशन, और फाइनली नॉन कंप्लायंस का कॉन्सिक्वेंस। वेलकम टू कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस, कंपनीज एक्ट 2013 मास्टर क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड है सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मास्टर क्लास रोड मैप। आज की क्लास के एंड तक आप क्लियरली समझ पाएंगे सेक्शन 3 का बेसिक पर्पस क्या है, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, वन पर्सन कंपनी कैसे फॉर्म होती है, ओपीसी में नॉमिनी का रोल क्या है, नॉमिनी का कंसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन मेमोरेंडम में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, आईएनसी 32 का रोल क्या है, आईएनसी 4 कब उसे होता है, नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है या नहीं, नॉमिनी चेंज का प्रोसेस क्या है, नॉमिनी की डेथ या इनकैपेसिटी का कॉन्सिक्वेंस क्या है, न्यू नॉमिनी को कितने दिन में अपॉइंट करना होता है, रजिस्ट्रार को फाइलिंग कब करनी होती है, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए क्या स्पेशल मॉडिफिकेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम या बाद इन रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर किया जाए तो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है हो सकता है। चैप्टर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन, कंपनी बनानी है लेकिन कितने लोग? इमेजिन कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर है राहुल। राहुल के पास एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, लेकिन राहुल अकेला है। उसके पास कोई को फाउंडर नहीं है। अब राहुल ट्रेडिशनल प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता है। यहां पहली प्रॉब्लम आती है, प्राइवेट कंपनी के लिए एक पर्सन इनफ नहीं है। सेक्शन 3, सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। तो राहुल के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक और पर्सन को सब्सक्राइबर बनाए, या फिर वन पर्सन कंपनी का रूट कंसिडर करे। और यहीं सेक्शन 3 का रियल इंपॉर्टेंस समझ में आता है। चैप्टर 2, पब्लिक कंपनी 7 पर्सन। अब स्टोरी चेंज करते हैं। सपोज एक बिजनेस को पब्लिक कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करना है। क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्राइबर्स कितने होंगे? आंसर, 7 और मोर पर्सन्स। सेक्शन 3, सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, यानी पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 7 पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। इसको एक सिंपल मेमोरी रूल से याद रखिए, पब्लिक 7, प्राइवेट 2, ओपीसी 1, 7 to 1, पब्लिक 7, प्राइवेट 2, वन पर्सन कंपनी 1। चैप्टर 3, प्राइवेट कंपनी, दो पर्सन्स। अब एक सेकंड सिनारियो, दो फाउंडर्स हैं, फाउंडर ए, फाउंडर बी, दोनों मिलकर प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। सेक्शन 3, सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग 2 और मोर पर्सन्स प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझना जरूरी है। सेक्शन 3 मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स बताता है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ पर्सन्स काउंट कर लेना सफिशिएंट नहीं है। मेमोरेंडम सब्सक्राइब करना होगा,
आर्टिकल्स एंड अदर एप्लीकेबल इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करने होंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, यानी पर्सन्स, सब्सक्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स, कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन, ये पूरा इनकॉर्पोरेशन चेन है। चैप्टर 4, वन पर्सन कंपनी, द बिग एक्सेप्शन। अब आते हैं सेक्शन 3 के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वन पर्सन कंपनी। नाम ही बता रहा है, वन पर्सन। ट्रेडिशनल कंपनी स्ट्रक्चर में मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन ओपीसी एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एक पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग, वन पर्सन may form a one person company, that is to say a private company। लेकिन यहां लॉ एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन क्रिएट करता है, नॉमिनी। चैप्टर 5, द नॉमिनी, द सेकेंड कैरेक्टर इन द स्टोरी। इमेजिन कीजिए, राहुल एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करता है। राहुल ही सब्सक्राइबर है, राहुल ही सोल मेंबर है। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर राहुल की डेथ हो जाए तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी ऑटोमेटिकली डिसअपीयर नहीं हो सकती। बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए लॉ नॉमिनी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सेक्शन 3 के फर्स्ट प्रोवाइजो में नॉमिनी का कॉन्सेप्ट आता है। ओपीसी के मेमोरेंडम में एक अदर पर्सन का नाम इंडिकेट किया जाएगा और उस पर्सन का प्रायर रिटन कंसेंट रिक्वायर्ड है। ये पर्सन फ्यूचर मेंबर बन सकता है इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर की डेथ या सब्सक्राइबर की इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और यहां एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, प्रायर रिटन कंसेंट। मतलब नॉमिनी को सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना है, कंसेंट ओबेन करना है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंप्लायंस करनी है। चैप्टर 6, व्हाई नॉमिनेशन इज नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सोचिए, आपने ओपीसी इनकॉर्पोरेट की, नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में मेंशन कर दिया, लेकिन नॉमिनी का रिटन कंसेंट प्रॉपरली ऑब्टेन नहीं किया। अब क्वेश्चन, क्या आपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कंप्लाई की? आंसर, नॉमिनेशन मैकेनिज्म में कंसेंट एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नॉमिनी को फ्यूचर मेंबर बनना है। लॉ उस पर्सन को पहले से आइडेंटिफाई करता है और उसकी कंसेंट को इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस का पार्ट बनाता है। यानी नॉमिनी सिर्फ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं है, नॉमिनी इज अ स्टैट्यूटरी सक्सेशन मैकेनिज्म फॉर द ओपीसी मेंबरशिप। चैप्टर 7, द रूल एंटर्स। सेक्शन 3 गिव्स द प्रिंसिपल, रूल 4 गिव्स द प्रोसीजर। अब यहां कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 एंटर होते हैं। रूल 4, नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। सेक्शन 3 ने प्रिंसिपल दिया, रूल 4 ने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। और कंपनी सेक्रेटरी के लिए यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट टेल्स यू व्हाट, रूल्स ऑफन टेल यू हाउ। रूल 4, सब रूल 1, नॉमिनेशन। रूल 4 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग, subscriber to the memorandum of an OPC shall nominate a person prior writ and consent obtain करने के बाद, जो सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में ओपीसी का मेंबर बनेगा। अब इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए। ओपीसी इनकॉर्पोरेशन प्लस नॉमिनी आइडेंटिफिकेशन प्लस प्रायर रिटन कंसेंट, ये तीन चीजें कनेक्टेड हैं। रूल 4 सब रूल 2, मेमोरेंडम एंड इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग। अब नेक्स्ट लेवल, नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में मेंशन किया जाएगा और नॉमिनेशन डिटेल्स अलोंग विद नॉमिनी कंसेंट इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग के टाइम सबमिट किए जाएंगे। आपके प्रोवाइडेड मटेरियल के अकॉर्डिंग फॉर्म INC 32 स्पाइस प्लस में नॉमिनेशन डिटेल्स और नॉमिनी कंसेंट डिक्लेरेशन के फॉर्म में फाइल किए जाते हैं और इनकॉर्पोरेशन के टाइम मेमोरेंडम आर्टिकल्स और एप्लीकेबल फी के साथ फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहां एक प्रैक्टिकल लेसन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक सिंगल फॉर्म एक्सरसाइज नहीं है, इट इज अ लिंक्ड कंप्लायंस चेन। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, सब्सक्राइबर डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स,
consent declarations, fees, registrar filing. Chapter 8 The nominee changes his mind. अब नेटफ्लिक्स स्टोरी का नेक्स्ट ट्विस्ट। इमेजिन कीजिए, नॉमिनी ने इनिशियली कंसेंट दे दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन कुछ मंथ्स लेटर नॉमिनी कहता है, आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एज नॉमिनी। क्वेश्चन, कैन नॉमिनी विड्रॉ कंसेंट? Yes. Rule 4 provides a mechanism for withdrawal of consent. नॉमिनी रिटन नोटिस देता है सोल मेंबर को और वन पर्सन कंपनी को, और प्रोवाइडेड मटेरियल के अकॉर्डिंग विड्रॉल डिक्लेरेशन फॉर्म INC4 के थ्रू फाइल होती है। चैप्टर 9 30 डेज द क्लॉक स्टार्ट्स। अब यहां कंपनी सेक्रेटरी को कैलेंडर निकालना है। नॉमिनी ने विड्रॉल नोटिस दिया, अब कंपनी के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। रूल 4 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल फाइल विद द रजिस्ट्रार notice of withdrawal and intimation of name of another person nominated by the sole member. Form INC4 along with applicable fee and written consent of the new nominee. So remember, withdrawal, new nominee, consent, ink for registrar, 30 days. ये complete compliance sequence है. Chapter 10 Can the sole member change the nominee? अब सपोज नॉमिनी ने विड्रॉ नहीं किया, लेकिन सोल मेंबर खुद नॉमिनी चेंज करना चाहता है। मे बी रिलेशनशिप चेंज हो गया, मे बी नॉमिनी अब्रॉड शिफ्ट हो गया, मे बी बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए अनदर पर्सन बेटर है। रूल 4 सब रूल 5 प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म। सोल मेंबर रिटन इंटीमेशन देकर नॉमिनी चेंज कर सकता है। न्यू नॉमिनी का कंसेंट ऑब्टेन करना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म INC4 में फाइल करनी होगी और कंपनी को रजिस्ट्रार के साथ रिक्वायर्ड नोटिस फाइल करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ चेंज। अगेन 30 डेज। दिस नंबर शुड बी हाईलाइटेड इन योर कंप्लायंस नोट्स। चैप्टर 11 द बिगेस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हाट इफ द नॉमिनी डाइज? अब इमेजिन कीजिए, सोल मेंबर अलाइव है, लेकिन नॉमिनी की डेथ हो जाती है। क्या OPC विदाउट नॉमिनी कंटिन्यू करेगी? लॉ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू डील विद दिस सिचुएशन। सोल मेंबर अनदर पर्सन नॉमिनेटेड कर सकता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट एन एप्लीकेबल फाइलिंग हैज टू बी मेड विद द रजिस्ट्रार। अगेन फॉर्म INC4, अगेन कंसेंट, अगेन रजिस्ट्रार फाइलिंग, अगेन 30 डे कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यानी नॉमिनी मैकेनिज्म स्टैटिक नहीं है, it is dynamic. Chapter 12 The real succession event. अब सबसे इंपॉर्टेंट सिनारियो, सोले मेंबर खुद दायर कर जाता है या लीगली रेलेवेंट इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन अराइज होती है। अब नॉमिनी का एक्चुअल रोल एक्टिवेट होता है। नॉमिनी बिकम्स द मेंबर ऑफ द OPC, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। न्यू मेंबर को खुद नॉमिनी नॉमिनेट करना होगा। प्रोवाइडेड मटेरियल के अकॉर्डिंग न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट अदर पर्सन विद इन 15 डेज ऑफ बिकमिंग मेंबर, और कंपनी को सेसेशन एंड नॉमिनेशन की इंटीमेशन रजिस्ट्रार के पास फॉर्म INC4 के थ्रू फाइल करनी होगी विद इन 30 डेज ऑफ चेंज इन मेंबरशिप अलॉन्ग विद एप्लीकेबल फी एंड कंसेंट पर्टिकुलर्स। मेमोरी फ्रेमवर्क। अब इसको एक सिंपल टाइमलाइन में देखिए। At incorporation, nominee identified. Prior written consent. Nomination reflected in memorandum. Incorporation filing INC 32. If nominee withdraws, new nominee INC 4. Company filing 30 days. If sole member changes nominee, new nominee consent INC 4. Company filing 30 days. If sole member dies or becomes incapacitated, nominee becomes member. New member nominates another person. 15 days for nomination. Company filing 30 days. Chapter 13. Section 3, Subsection 2. What kind of company can be formed?
अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 बताता है कंपनी बनाने के लिए कितने पर्सन्स चाहिए। सबसेक्शन 2 बताता है कंपनी किस लायबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ फॉर्म हो सकती है। ए कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1 may be कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। यानी फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लायबिलिटी स्ट्रक्चर क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर्स की लायबिलिटी जनरली अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स के फ्रेमवर्क से कनेक्टेड होती है। एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर ने 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर्स लिए हैं और उसने 8 रुपए पे किए हैं, तो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट रेलेवेंट लायबिलिटी फ्रेमवर्क का पार्ट हो सकता है। इसलिए लिमिटेड बाय शेयर्स का सेंट्रल आइडिया है शेयर बेस्ड लायबिलिटी लिमिटेशन। लिमिटेड बाय गारंटी। सेकेंड स्ट्रक्चर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां मेंबर्स गारंटी अमाउंट अंडरटेक करते हैं, particularly relevant in structures where contribution on winding up is based on the guarantee mechanism. इसलिए गारंटी कंपनी का आर्किटेक्चर शेयर कैपिटल कंपनी से डिफरेंट होता है। अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड कंपनी। यहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय द कंपनी स्ट्रक्चर नहीं होती, इन द सेम मैनर एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसलिए अनलिमिटेड कंपनी को कैजुअली चूज करना नहीं चाहिए। इट्स लायबिलिटी आर्किटेक्चर इज फंडामेंटली डिफरेंट। चैप्टर 14, द आईएफएससी एक्सेप्शन। अब स्टोरी में एक स्पेशल जुरिस्डिक्शन एंटर करता है, आईएफएससी। स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज के लिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में स्पेशल मॉडिफिकेशन प्रोवाइडेड है। आपके प्रोवाइडेड मटेरियल के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी शैल बी फॉर्म्ड ओनली एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के लिए भी शैल बी फॉर्म्ड ओनली एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नोटिफिकेशन डेटेड 4 जनवरी उरी 2017। यानी जनरल रूल में सबसेक्शन 2 मल्टीपल स्ट्रक्चर्स अलाउ करता है, लेकिन स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के केस में स्पेशल मॉडिफिकेशन अप्लाइज। ओनली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। चैप्टर 15, एक्ट वर्सेस रूल एग्जाम ट्रैप। अब एक एग्जाम और प्रैक्टिकल कंप्लायंस ट्रैप। क्वेश्चन, सेक्शन 3 में नॉमिनी का कॉन्सेप्ट कहां है? आंसर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो में। क्वेश्चन, प्रोसीजर कहां मिलता है? आंसर, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 रूल 4। क्वेश्चन, फॉर्म कौन सा? प्रोवाइडेड मटेरियल के अकॉर्डिंग आईएनसी 32 एट इनकॉर्पोरेशन एंड आईएनसी 4 फॉर सब्सिक्वेंट नॉमिनी रिलेटेड चेंजेस। क्वेश्चन, 30 डेज किस कॉन्टेक्स्ट में विड्रॉल एंड चेंज रिलेटेड कंपनी फाइलिंग? क्वेश्चन, 15 डेज किस कॉन्टेक्स्ट में न्यू मेंबर ऑफ ओपीसी आफ्टर सक्सेशन बिकमिंग मेंबर मस्ट नॉमिनेट अनदर पर्सन। यही डिफरेंस है, एक्ट, रूल, सब रूल, फॉर्म। टाइमलाइन। चैप्टर 16, कॉन्सिक्वेंसेस एंड पेनल्टी। अब आते हैं उस क्वेश्चन पर जो हर कंपनी सेक्रेटरी को पूछना चाहिए, अगर कंप्लायंस नहीं की तो क्या होगा? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन। सेक्शन 3 इटसेल्फ फॉर्मेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आपके सप्लाइड टेक्स्ट में सेक्शन 3 के अंदर कोई स्टैंड अलोन मॉनेटरी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं दी गई है फॉर एवरी इंडिविजुअल नॉमिनेशन डिले और प्रोसीजरल लैप्स। इसलिए हर सेक्शन 3 लैप्स को ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड सेक्शन 3 पेनल्टी बोलना करेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉन कंप्लायंस है, प्रिमलेस है। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया, मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसील की गई या फ्रॉडुलेंट मैनर में इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस उसे हुआ, तो कंपनीज एक्ट के अदर पीनल प्रोविजंस बिकम रेलेवेंट डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट्स। False statements and fraud can have serious consequences, including monetary penalties and in serious cases, criminal consequences.
देयरफॉर कंप्लायंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फॉर्म फाइल करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव है करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट कंसेंट, करेक्ट फॉर्म, करेक्ट टाइमलाइन, करेक्ट रजिस्ट्रार फाइलिंग। चैप्टर 17 प्रैक्टिकल केस स्टडी। अब एक रियल लाइफस्टाइल केस सॉल्व करते हैं। केस: अमन इनकॉर्पोरेट्स एन ओपीसी। अमन नॉमिनेट्स रोहन। रोहन गिव्स रिटन कंसेंट। Nomination is completed. 6 months later, Rohan withdraws his consent. Question 1. Can Rohan withdraw? Yes. Question 2. What should happen next? A new nominee should be identified. Question 3. Which form INC4 according to the provided Rule 4 material? Question 4. Who has to act? The company and sole member as applicable. Question 5. Timeline. Company filing within 30 days from receipt of withdrawal notice. Question 6. What document matters? Consent of new nominee. यानी एक स्मॉल चेंज लेकिन उसके पीछे कंप्लीट कंप्लायंस चेन है। चैप्टर 18 सेकंड केस स्टडी। Sole member dies, nominee becomes member. Now the new member has entered the company, but the compliance story does not end. The new member must nominate another person within 15 days. Then the company must intimate the registrar within 30 days of change in membership with the prescribed filing and consent particulars. अब यहाँ एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है 15 days versus 30 days. 15 days. New member nominates another person. 30 days. Company files required intimation with registrar. Chapter 19. Why this section matters? आप सोच सकते हैं सेक्शन 3 तो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन का प्रोविजन है, इतना डिटेल क्यों? बिकॉज इनकॉर्पोरेशन इज द बर्थ ऑफ द कंपनी और बर्थ के टाइम लीगल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। ये सिर्फ लेबल्स नहीं हैं, ये लीगल आर्किटेक्चर है और ओपीसी के केस में नॉमिनी मैकेनिज्म कंपनी कंटिन्यूटी का ब्रिज है। इसलिए सेक्शन 3 को कंपनीज एक्ट का बेसिक प्रोविजन समझकर स्किप मत कीजिए। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल प्रोविजंस। अब पूरी क्लास को रिवाइंड करते हैं। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पब्लिक कंपनी 7 और मोर पर्सन्स। प्राइवेट कंपनी 2 or more persons. 1 person company, 1 person. Public, 7 private. 2 OPC, 1 OPC. Nomination. Prior written consent required. Nominee name. Incorporated into the prescribed documentation. At incorporation, INC 32 as reflected in the provided material. Subsequent nominee changes. INC 4. Withdrawal of nominee consent. New nominee. 30-day company. Filing change of nominee. New nominee consent. INC 4. 30-day company filing. Succession of sole member. Nominee becomes member. New member nominates another person. 15 days. Company intimation to registrar. 30 days. Section 3, subsection 2. Company may be limited by shares, limited by guarantee, unlimited. IFSC modification. Specified. IFSC public company. Only company limited by shares specified. IFSC private company. Only company limited by shares. Notification dated 4th January 2017 as reflected in the provided material. Final exam hack. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सेक्शन 3 is about what? Formation of company. Section 3 subsection 1. Who can form? 721. Section 3 first proviso. OPC nominee. Rule 4. Nomination procedure. INC 32.
INC 4. 15 days and 30 days are key compliance timelines. Section 3, subsection 2 covers three structures. Shares guarantee unlimited. For specified IFSC companies, the structure is limited by shares. Final practical takeaway. As a company secretary, check correct nominee, prior consent, correct documents, correct form, registrar filing, 15-day timeline, 30-day timeline, applicable fee. Because one missed timeline can create another compliance issue. Professional approach. Read the act, read the rule, check the form, check the timeline, check the notification, and always verify the latest amendment or circular before acting. आज की क्लास में हमने सेक्शन 3 को सिर्फ फॉर्मेशन के रूप में नहीं समझा। हमने देखा पब्लिक कंपनी के लिए 7, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, ओपीसी के लिए 1 ओपीसी में नॉमिनी का रोल, नॉमिनी चेंज और विड्रॉल, और डेथ या इनकैपेसिटी के केस में सक्सेशन। फिर रूल 4 के थ्रू नॉमिनेशन प्रोसीजर और आईएनसी 32 और आईएनसी 4 का प्रैक्टिकल रोल समझा। साथ ही इंपॉर्टेंट 15 डेज और 30 डेज टाइमलाइंस देखे। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कंपनी के लायबिलिटी स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज का स्पेशल मॉडिफिकेशन भी समझा। सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3 को सिर्फ फॉर्मेशन मत समझिए। ये फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, नॉमिनेशन, कंटिन्यूटी और कंप्लायंस का कंप्लीट फ्रेमवर्क है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस कंपनीज एक्ट 2013 मास्टर क्लास सीरीज। अगर सेशन यूजफुल लगा हो तो मास्टर क्लास को फॉलो कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम कंपनीज एक्ट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन को इसी तरह सेक्शन सबसेक्शन प्रोविजो, रूल सब रूल, फॉर्म सर्कुलर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंस, पेनल्टी एग्जाम क्वेश्चन और कंप्लायंस पर्सपेक्टिव के साथ डीकोड करेंगे। तब तक के लिए एक्ट को रटना नहीं है, एक्ट को समझना है, प्रोविजन को रीड करना है और प्रोविजन को प्रैक्टिकल कंप्लायंस में कन्वर्ट करना है। सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ कंपस। नेविगेट कॉर्पोरेट लॉ विद क्लैरिटी। Welcome to Corporate and Securities Law Compass. I am a member of the Institute of Company Secretaries of India, ICSI, and currently serve as a company secretary. The views, opinions, interpretations, and explanations shared on this channel are strictly my personal views and are provided solely for educational, academic, and informational purposes. They do not represent the views of my employer, any organization with which I am associated, any client, or the Institute of Company Secretaries of India, ICSI. The content is based on publicly available laws, rules, regulations, judicial pronouncements, and regulatory materials, or on hypothetical examples prepared for educational purposes. No confidential, proprietary, or unpublished information is used or disclosed. This channel does not provide legal, tax, financial, accounting, investment, or other professional advice. Viewers should consult qualified professionals before making any legal, business, or investment decisions. While every reasonable effort has been made to ensure accuracy, laws and regulations are subject to change. Accordingly, neither I nor this channel accepts any liability for any loss or consequences arising from reliance on the information presented. All trademarks, company names, and logos belong to their respective owners and are used only for educational, commentary, and informational purposes. Copyright Corporate and Securities Law Compass. Navigating Law with Clarity. All rights reserved.